क्या इसका उद्देश्य है, क्या आप बताना चाहते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नया विधेयक लाया गया कि जिससे श्रमिकों का, किसानों का, महिलाओं का हित संरक्षित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन 60 में वीबीजी राम जी ये जो लाया गया है 2025, हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही विकसित भारत हम 2047 से इसको जोड़ करके एक रोड मैप जो बनाए हैं उसका बहुत बड़ा योगदान उसमें रहेगा। इसमें जो मनरेगा में जो खामियां थी और जो करप्शन था, अनियमितता थी, उसको समाप्त करने के लिए ये विधेयक लाया गया। उसमें 100 दिन का काम मिलता था, इसमें 125 दिन का काम मिलेगा। ये बात को सुनिश्चित किया गया है, जो मजदूर काम किया है उसको 7 दिवस के अंदर में भुगतान होना चाहिए। यदि 7 दिन के अंदर में भुगतान नहीं हुआ तो उनको अतिरिक्त राशि ब्याज सहित उनको देनी पड़ेगी। जिन्होंने काम मांगने के बाद उनको काम यदि नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता सरकार को देनी पड़ेगी। ये उसमें सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही साथ में जिस प्रकार से कच्चा काम होता था और होने के बाद में हम देखें, मैं उदाहरण बताता हूँ, एक ही तालाब को कई बार खुदाई करते थे, लेकिन आप जाके देखते थे तो वैसा ही दिखाई देता था। इसमें उसके साथ में पक्के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर गांव को मजबूत करने के लिए जो काम किया जाएगा, मशीनों का उपयोग नहीं होगा, उसके बदला हमारे जो श्रमिक काम कर सकते हैं, श्रमिक हमारे काम करेंगे। इसके साथ में उसके प्रशिक्षण के लिए उनके नियमित रूप से रोजगार सहायक है, हमारे मेट है, उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनका नियमित प्रशिक्षण हो सके, भुगतान कर सके। 6% से उसके जो था उसको बढ़ा करके 9% किया गया है कि जिससे अच्छा वो दक्षता उनको मिले। इस प्रकार के इसमें जोड़ा गया है। उसके साथ में जो उसमें अनियमितता, जो करप्शन हो जाता था, फर्जी जॉब कार्ड है, मास्टर रोल जो फर्जी है, उसके जगह में अब उपस्थिति हुआ कि नहीं हुआ तो उनके थंब का उसके ऊपर लिया जाएगा। उसके साथ में जो मास्टर रोल है और बाकी चीज़ों में है उसमें टेक्नोलॉजी का आज का उपयोग किया जाएगा कि जिससे उसमें किसी प्रकार का करप्शन ना हो सके। इसको रोकने के लिए इस प्रकार के जो बिल लाए गए हैं और निश्चित रूप से उसका बड़ा लाभ हमारे श्रम उनको। दूसरी बात एक और कहना चाहिए, सेम टाइम में हमारे फसल बोना फिर फसल काटना, उस समय रोजगार गारंटी योजना का लागू होना, तो लेबर का जो क्राइसिस होता था जिसके कारण में महंगी लेबर किसानों को उपलब्ध होता था, समय पे फसल काट नहीं पाते थे, समय पे बो नहीं पाते थे। केंद्र सरकार ने इस बिल में राज्य सरकार को ये छूट दिया है कि आप 60 दिन तक आपके प्रदेश में जो आपका क्रॉप है लगाने के समय, काटने के समय, उसके अनुसार से आप उसमें उसको इसमें छूट दे सकते हैं और उसमें आप कर सकते हैं। बाकी जो उनको 100 जो मिल रहा था उसके बदले 125 दिन उनको मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनको एक लाभ मिलेगा। अच्छा कौशिक जी, कांग्रेसी इसमें अभी मनरेगा बचाओ अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि अगर गड़बड़ी थी तो कार्रवाई कर दें, नाम बदलने की क्या आवश्यकता थी? महात्मा गांधी के नाम को योजना से क्यों निकाल दिया गया? देखिए, उसके पहले भी महात्मा गांधी के नाम तो बाद में आए, उसके पहले भी अलग नाम से योजना रही है, उनके समय भी ये योजना रही है। और अभी जब नए कोई विधेयक लेकर के आते हैं तो उसमें बाकी चीज़ों का जो सम्मिश्रण किया गया है, मतलब कंप्लीट प्लान ऐसा कि गांव का कायाकल्प हो जाए, उसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कि परिसंपत्ति का निर्माण हो जो आज भी काम आए, कल भी काम आए, भविष्य में काम आए। और हम जब 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, ये एक रोड मैप की तरह काम हमारा है और यही हमारी जो बुनियादी जो सुविधाएं जो लोगों को मिलेगी, तो उससे आने वाले समय में पंचायत हमारा, जैसे नगरोत्थान योजना, नगर का एक कायाकल्प हो रहा है, उसी प्रकार से गांव के जो ग्राम पंचायत है वो भी एक आपका विकसित पंचायत की श्रेणी में आएगा और जितने उनकी बुनियादी समस्या है उन समस्याओं पर निराकरण। एक गड़बड़ियों की जैसे आपने बात कही, तो क्या पुरानी फाइल भी खोलेंगे क्या? जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? कोरबा का ही एक मामला है, तालाब को खोदा गया, फिर राखड़ से पाट दिया गया, फिर उसको खोद करके नया तालाब तैयार कर दिया गया, तो पुरानी फाइल खोलेंगे क्या आप लोग? जिस प्रकार से अनियमितता आ रही है उस पर बैन लगनी चाहिए।
कि यदि आपने तालाब बनवाया है तो बिल्कुल राखड़ से उनको पाटने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और अनुमति दिए हैं तो फिर तालाब नहीं बनने चाहिए। नहीं, मेरा प्रश्न है कि पुरानी फाइल खोलेंगे क्या? इस प्रकार के यदि कोई मामले आए हैं वो सरकार उसको ध्यान में रखेगी और उस पर क्या किया जा सकता है। निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। इन दिनों धान का टोकन कटने को लेकर जो लिमिट तय किया गया उसको लेकर बहुत सारी समस्याएं या तो आज एक जिले के किसान ने जहर सेवन कर लिया। सर वो माइक सर भी देंगे ना, नहीं वो रख लीजिए, वो वाला आईडी को इधर करो ना, आईडी को इधर करो, आईडी को रुको ना भैया, एक मिनट। हमारे मंत्री जी बताए अभी को, तो सबसे पहले मैं, क्योंकि नए साल में मिल रहे हैं, तो मैं नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोरबा ऊर्जा नगरी है और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को यहाँ से जो ऊर्जा का प्रवाह है और उस प्रवाह से, अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हैं, तो ये कोरबा में ले जाने की ताकत है, कोरबा में ये क्षमता है। आज हम सबके लिए खुशी का अवसर है, सहयोग भी है कि हमारे यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती हम मना रहे हैं और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। पूरे देश में और पूरे दुनिया में विवेकानंद जी को आज याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से विवेकानंद जी का जो जीवन का व्यक्तित्व है, कृतित्व है, कि कलकत्ता बंगाल से निकल करके पूरे राष्ट्र और उसके बाद में शिकागो, और जिस प्रकार से धर्म संसद में उन्हें उनका जो उद्बोधन हुआ, उस उद्बोधन के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि भारत गुलाम जरूर है लेकिन भारत की मानसिकता गुलामी की नहीं है। और इस बात को जब उन्होंने वहां पर रखा तो ये बात पूरे भारत की जो हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ के अध्यात्म है और यहाँ की सारी जानकारियां उनके माध्यम से पूरा वैश्विक स्तर पर कि भारत क्या है ये लोगों को जानने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। और एक नरेंद्र जो गुजरात से निकल करके दिल्ली तक आए और दिल्ली में जब विराजमान होने के बाद में आज दुनिया को उन्होंने बता दिया है कि एक नरेंद्र निकले थे जो बाद में स्वामी विवेकानंद जी हो गए, जिस संस्कृति और संस्कार को लेकर के पूरे दुनिया को भारत का परिचय कराया था। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस भारत के संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ के सामरिक शक्ति, यहाँ के आर्थिक शक्ति, यहाँ के वैज्ञानिक, और उसके साथ में इस देश में हमें सरकार कैसे चलानी है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, इन सब बातों को लेकर के देश और दुनिया में आज मोदी जी का नाम हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। और मैं तो ये कह सकता हूं कि यदि आज भारत का सम्मान बढ़ा है तो उसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनके द्वारा जो प्राथमिकता उनकी रही, तो आपने देखा चाहे हमारे लाल किला के प्राचीर से हो या फिर हम बात करेंगे जब पहली बार जब जीत के जाने के बाद में सेंट्रल हॉल में जब बातचीत किए तो प्राथमिकता रही गरीब किसान और मजदूर कल्याण की, ये उनकी पहली प्राथमिकता। मोदी जी जिस काम को करते हैं तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इसलिए अनेक उदाहरण हमारे सामने में हैं। लेकिन जिस बात को उन्होंने रेखांकित किया, हम ये कह सकते हैं कि 11 साल के उनके कार्यकाल में जो कार्य योजना बनी और कार्य योजना बनने के बाद में उसको नीचे तक धरातल में उतारने का जो काम किया गया, आज हम देख सकते हैं कि मोदी जी के जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया था अक्षरशः, कि चाहे गांव हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का जो क्रम जो प्रारंभ किया गया, ये उनकी प्रतिबद्धता को दर्शा रही है कि मोदी जी की प्रतिबद्धता क्या है, जिन बात को उन्होंने उल्लेख किया। और इसी कड़ी में आज का जो प्रेस वार्ता है, विकसित भारत जय राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जो कानून के रूप में लाया गया और कानून के रूप में लाने के बाद में उसको पारित किया गया
और पारित करने के बाद में जब उसको अब हम सबके बीच में आ गए हैं, जिसके अनुसार से आगे हमारा काम चलेगा। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी कदम मोदी जी ने उठाया है और मनरेगा से ज्यादा सशक्त होगा, ज्यादा लाभ मिलेगा और उसका परिणाम भी आने वाले समय में बहुत अच्छा दिखाई देगा। विकसित भारत जी राम जी योजना, जिस प्रकार से उस समय मनरेगा में कुछ खामियां रही है, जो कुछ कमियां रही हैं, उन बातों को स्पष्टता के साथ में रखा गया और रखने के बाद में इसमें उसको आगे बढ़ाने का काम जो किया गया है। विकसित भारत जी राम जी योजना में मनरेगा की कमी जैसे नकली जॉब कार्ड, फर्जी मास्टर रोल, मजदूरों को आंशिक भुगतान, ये बहुत सारे जो समस्याएं रही है, जिसको लेकर के मजदूर इधर से उधर घूमते रहते थे, आवाज उठाते रहते थे। लेकिन अब जो परिवर्तन आया है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे निश्चित रूप से नई ताकत भी मिलेगी और बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि भविष्य में जिसका लाभ मजदूरों को भी मिलेगा, पंचायतों को भी मिलेगा और इस देश को भी मिलने वाला है। वर्ष 2005 में मनरेगा लागू किया गया था। निश्चित रूप से उसमें कहीं दोष मत नहीं है कि रोजगार का सृजन हुआ, लोगों को रोजगार मिली, लेकिन उस समय की जो हमारी स्थिति थी और आज की हमारी स्थिति में जो लोगों का डिमांड भी बढ़ा है, बदला है, कार्य का स्वरूप भी बदला है और इसलिए अब उसमें जो तेजी के साथ में जो बदलाव आ रहे हैं उसके अनुरूप आज के समय में उसको संशोधन करने की आवश्यकता थी। हम देख रहे हैं कि मोबाइल का कनेक्टिविटी भी बढ़ा है, गांव में सड़कों की पहुंच भी बढ़ी है और उसके साथ में रोजगार के और विकास के जुड़ी जो प्राथमिकताएं हैं वो भी बदली हुई है। ऐसे में विकसित भारत जी राम जी योजना गांव में रहने वाले हमारे मेहनतकश मजदूर हैं, हमारे किसान हैं, हमारे युवा हैं, खास करके महिलाएं हैं, उनके जरूरत के मुताबिक उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान हम कैसे करें, इस दृष्टिकोण से इसका ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पहले आपको मालूम है कि इस योजना के अंतर्गत मनरेगा में 100 दिवस के कार्य दिए जाते थे। पहले काम जो इस बिल में जो किया गया कि 100 के बदले 125 दिन काम उस परिवार को मिलेगा। साथ ही इससे स्वाभाविक रूप से जब 125 दिन का होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगी, उनको रोजगार का अधिक, उनको काम करने का अवसर भी मिलेगा। उसके साथ ही हम जब देखेंगे कि हमारे कई बार ऐसे, ये तो हमारा कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, कृषि प्रधान हमारा देश है, खास करके हम लोग देखते थे कि जो बरसात के समय जब हम लोग खेती बाड़ी करते थे, धान बोने का समय आ गया, रोपा लगाने का समय आ गया, हमारे जब कटाई का जब समय आता था, ऐसे समय में हमारे किसान मजदूर को लेकर के थोड़ा परेशानी उनको होती थी कि लोग मनरेगा में लगे हुए हैं तो उस समय कटाई के लिए, बुआई के लिए जो लोग मिलते नहीं थे। अब इसमें बहुत अच्छा प्रावधान इन्होंने ये किया है कि राज्य के ऊपर भी ये सौंप दिया गया है कि 60 दिन का आपको उसमें 9 बार का पीरियड घोषित राज्य सरकार कर सकती है, चाहे उसको आप 4 बार में करें, चाहे आप 2 बार में करें। जब धान लगाने का समय आया तो लोगों को काम करने वाले मजदूर मिल जाएंगे, रोपा लगाएंगे। जब कटाई करने का समय आया तो कटाई करेंगे। अभी तो गर्मी के समय में भी लोग धान बोने लगे हैं, गेहूं का क्रॉप लेने लगे हैं, आप 15 दिन इसमें भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 125 दिन उनको देना है, तो हम यदि 60 दिन को निकाल देंगे तो भी पर्याप्त समय उनको काम देने के लिए हमारे पास में है। और ऐसे में हमारे के खेती के काम भी आसानी के साथ में होंगे, मजदूर उपलब्ध होंगे और उसके साथ में जो 125 दिन का काम देना है वो काम भी हमारे आसानी के साथ में हो जाएंगे। तो इसलिए जो परंपरागत हम यदि रोजगार की बात करें तो पहले लोग खेती के माध्यम से, आज भी मैं बोलता हूं, यदि सबसे ज्यादा रोजगार का कोई साधन हमारे पास है तो कृषि है, कृषि के बाद में उद्योग है।
और इसलिए ये जो कृषि में हमको पर्याप्त अवसर हमको खेती करने के लिए भी मिलेगा और उनको पर्याप्त अवसर 125 दिन का मजदूरी करने का भी मिलेगा। ये सुविधाजनक किसानों के लिए भी है, ये सुविधाजनक हमारे श्रमिकों के लिए भी है। तो ये हमको एक बड़ी सुविधा मिलेगी। उसके साथ में हमारे जो जब काम नहीं मिलता था तो शहर की ओर पलायन करते थे, क्रमशः जब काम करेंगे, खेती में भी काम करेंगे, मजदूरी में भी काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पलायन करने की आवश्यकता कम पड़ेगी और लोगों को आसानी के साथ में काम करने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ में आप लोग देखे होंगे कि कई बार ऐसा होता था कि हमारे इस योजना का लाभ लेने के लिए जो मजदूर साथी ऑफिसों का जो चक्कर लगाते थे और चक्कर लगा करके चाहे उसका भुगतान नहीं हुआ है तो जॉब कार्ड के लिए है तो बाकी चीजों के लिए है, तो अब इसके लिए कहीं जाने की उसको आवश्यकता नहीं है। उसको पंचायत में ही विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जॉब कार्ड वही बना जाएंगे, आधार बैंक से लिंकिंग वही किए जाएंगे और सारी औपचारिकताएं हैं वही पूरी की जाएंगी। तो इससे उनको काम करने में आसानी मिलेगा, कहीं ऑफिस और कहीं शहर में जाकर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भी तय किया गया है मजदूरों के हित में कि आपने काम किया है तो 7 दिवस के अंदर में उसके भुगतान करनी पड़ेगी और यदि 7 दिवस के अंदर में भुगतान नहीं हुआ तो उनको अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी, ब्याज की राशि देनी पड़ेगी। इसके साथ में केवल उतना ही नहीं है, बल्कि यदि कोई काम मांग रहे हैं और काम देने में यदि असमर्थ हुए, अब स्पष्ट निर्धारित कर दिया गया है कि उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। किसी प्रकार के बहानेबाजी नहीं चलेगी, उसको टाल नहीं सकते। बेरोजगारी भत्ता को हकदार होंगे और बेरोजगारी भत्ता उसको दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ में हम लोग कई बार देखे हैं कि मनरेगा मतलब लोग आसान से ऐसे मान लेते थे कि मनरेगा मतलब केवल जाना है और आना है। कितना वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सारे शिकायतें में मिली है, अभी भी पेंडिंग है, जांच कर रहे हैं। लेकिन अब उसमें सुनिश्चित किया गया है कि इसमें एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने वाला हो, रोजगार सृजन करने वाला हो, ऐसे उसको मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित करने का काम किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जल से संबंधित जो कार्य है, जल सुरक्षा को लेकर के कार्य, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कार्य उसमें लिया गया है और आजीविका से संबंधित बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लिया गया है। और इसी प्रकार से जो मौसम आधारित जो पर्यावरण जो परिवर्तित होते रहते हैं उसके आधार पर काम लेने का, जैसे मैं आपको कह सकता हूं कि जल सुरक्षा, तालाब खुदाई करते हैं, नाला बंधान हम कर सकते हैं, जल को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, हम आजीविका से संबंधित हम ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उसमें नाली बनवा सकते हैं, हम सीसी रोड बनवा सकते हैं, उसमें हम गांव वाले चाहते हैं कि आंगनबाड़ी हमारा टूट फूट रहा है तो उसमें हम काम उसको ले सकते हैं, स्कूल का अतिरिक्त कमरा का काम है तो उसमें हम काम उसका करा सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखे होंगे कि उसमें बहुत सारे हमारे जो आजीविका से संबंधित जैसे ट्रेनिंग सेंटर, उस ट्रेनिंग सेंटर को लेकर के हमारे जो वहां पर काम करने वाले मेट हैं, वहां पर जो काम करने वाले रोजगार सहायक है, वहां पर जो काम करने वाले और लोग हैं, उनका कैसे वहां पर प्रशिक्षण दिया जा सके, वैसे ट्रेनिंग देने के लिए कोई सेंटर गांव में जो हम उसका पक्का बना सकते हैं और पक्का बना करके उसका नियमित रूप से हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब इस प्रकार के काम उसमें आजीविका मिशन को लेकर के इसमें हम काम कर सकते हैं और मौसम के बदलाव के असर को कम करने के लिए विशेष कार्य, जैसे हम लोग देखते हैं कि तटबंधान का कोई कार्य आ गया, आपका वो दीवार बनाने का उसका कार्य आ गया, नदी का आपका जो कटाव हो जाता है, बाकी चीजें जो बह जाती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो मुख्य रूप से इन कार्यों को हम ले सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण एक और मैं बोलना चाहता हूं, पहले पंचायत के ऊपर निर्भर नहीं था, केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार से आपको काम करना है। अब उसकी प्राथमिकताएं गांव में क्या काम करना है,
उस काम की प्राथमिकता तय करने का अधिकार पंचायत को हो गया है। अब पंचायत उसको तय करेगी और तय करने के बाद वो काम उसमें करेंगे। अब इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि हर गांव में सेम कार्य सेम वर्क होना चाहिए। अपने अपने गांव के अनुसार से उसको योजना बना सकते हैं। हमारा जो डेवलप्ड गांव है स्वाभाविक रूप से वहां कम काम होगा। अब वो कोई जरूरी नहीं है कि उसी हिसाब से पैसा रेशियो में वहां जाना चाहिए। जो पिछड़ा हुआ पंचायत है वहां ज्यादा काम करने की गुंजाइश है, वहां पर ज्यादा श्रम का रोजगार सृजित कर सकते हैं, रोजगार उसको हम दे सकते हैं। तो ये जो पंचायतों को दिया गया है इससे हमारे एक पंचायत को भी इसको मजबूती आएगी। और दूसरा मैं ये कहता हूं कि गांव का कायाकल्प हो जाएगा। जैसे हम नगर पंचायत के देखते हैं, नगर निगम को देखते हैं, जिस प्रकार से पैसा यहाँ पर आते हैं और आने के बाद में जो काम वो लोग करते हैं और नगर हमारा जो विकास का जो एक दिखाई देता है, सेम उसी पैटर्न पे हमारा पंचायतों का भी एक डेवलप पंचायत हम देखेंगे। और उस समय जितनी उनकी आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं के अनुसार वो पंचायत का जब विकास होगा तो मैंने कहा कि पंचायत का कायाकल्प हो जाएगा। एक हमारे बहुत ही अच्छा ग्राम पंचायत नगर पंचायत के तर्ज पर हमको दिखाई देने लगेगा। ये सारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं इसके माध्यम से उनको प्राप्त होगी तो इससे बड़ा लाभ पंचायत को हमारे मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में मैंने बताया कि सड़कें बनना है, पुल पुलिया बनना है, चारागाह उसके लिए हम दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हम उसके अंतर्गत में हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं को भी इसमें 1/3 काम देना है। सीधे हमारे जो महिला स्व सहायता समूह जुड़े हुए हैं, कार्यों से उनका जोड़ने का काम उनको किया जाएगा कि जिससे से ज्यादा काम महिलाओं के हाथों में आए और महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में, महिलाओं में सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण इसमें बल मिलेगा महिलाओं को। ये बहुत अच्छा है। एक मैंने कहा कि जो हमारे प्रशासनिक व्यय खर्च है, पहले जो 6% था अब उसको बढ़ा करके 9% कर दिया गया है। और 9% करने का जो कारण है कि मूल रूप से जो हमारे रोजगार सहायक है, मेट है, सचिव है, टेक्निकल स्टाफ है, इनको समय पे मानदेय मिल जाएगा। कोई प्रशिक्षण करना का चाहते हैं उसमें प्रशिक्षण मिल जाएगा और इस प्रकार से उनको अब ये कार्य करने में कोई संसाधन की कमी नहीं होगी। ये इस योजना में जो शामिल किया गया है। साथ ही पारदर्शिता, पारदर्शिता इसलिए आवश्यक है कि काम जो हो वो दिखना चाहिए। दूसरा, फर्जी मास्टर रोल ना बने, हाजिरी लगनी चाहिए। अब आज टेक्नोलॉजी का युग है, इसको भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति वहां पर होना चाहिए, तकनीक का उपयोग होना चाहिए, रिफ्रेशिंग है, सैटेलाइट इमेजेस है का उपयोग किया जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रियल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी और इस प्रकार सीआई के माध्यम से जो फ्रॉड हुए हैं उनको पकड़ने का भी काम किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग इसमें किया जाएगा। जो मशीन का उपयोग होते थे, श्रमिक को जो काम मिलना चाहिए उसमें कटौती हो जाते थे, मशीन का उपयोग नहीं होगा, श्रमिकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होगा और उनकी उपयोगिता के अनुसार उनको ज्यादा अवसर इसमें मिले, ये इसमें काम किया गया है। अब कोई डुप्लीकेट आपका जॉब कार्ड बना नहीं पाएंगे, मास्टर रोल में जो गड़बड़ियां होती थी वो भी इससे रुकेंगे, पारदर्शिता भी आएगी और समय भी इसमें बचत होगा। इसके साथ ही साथ में जिस प्रकार से अभी हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा उनका काम हर दिशा में भ्रम फैलाने का, गुमराह करने का, और यही काम विधेयक के बाद में पुनः उनके द्वारा शुरू किया गया है। वास्तविक में मनरेगा को देखें या उसके पहले नरेगा को देखें, फूड फॉर वर्क भी आपके जानकारी में है राजन जी, पहले फूड फॉर वर्क चलता था कि कुल मिला के लोगों को रोजगार वहां कैसे दिया जा सके। लेकिन अब समय यह आ गया है कि भारत 2047 विकसित भारत, उस दिशा में हम चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ 2047 हमारा अंजोर, नवा अंजोर, उस दिशा में छत्तीसगढ़ चल रहा है।
उसके अनुरूप आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं ये हमारा रोड मैप है 2047 में जाने का, कि कच्चे नहीं बल्कि पक्के एसेट्स हमारे दिखने चाहिए। जो परिसंपत्ति है वो दिखाई देना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। केवल हम मनरेगा में काम करते जाएं, 1 साल काम किए, 2 साल काम किया और उसी काम को करते रहें, तो अब उस दिशा में जाने की तैयारी में किए गए हैं। तो मैंने कहा कि इनका काम है भ्रम फैलाना, गुमराह करना, और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि आपने महात्मा गांधी जी के नाम हटा दिया, आपने महात्मा गांधी जी के नाम हटा दिया। आपको भी मालूम है कि महात्मा गांधी जी के नाम से पहले नहीं थी ये, मनरेगा बाद में हुआ, नरेगा पहले हुआ, नरेगा के पहले और बहुत सारे रहे हैं, अलग अलग समय में होते आए हैं। लेकिन हम तो अब ये बोलते हैं कि आप जब महात्मा गांधी जी के बात की बोल रहे हो, तो महात्मा गांधी जी का अंतिम शब्द क्या था? हे राम। तो हमने वही तो किया है, विकसित भारत जी राम जी, यही तो हमने लेकर के आया है। न ये राम को मानने वाले हैं, न ये गांधी जी को मानने वाले हैं, केवल गुमराह किए। अभी बहुत सारे गुमराह का आपने देखे हैं, बिहार के चुनाव में भी देखा कितना गुमराह करने का काम किए। लेकिन आजकल की जनता समझदार हो गई है, ऐसे गुमराह टिकने वाले नहीं हैं। और इसलिए कुल मिलाकर के हमारा एक उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है, इसका योजना की सार्थकता 100% लाभ हमारे श्रमिकों को मिलना चाहिए, गांव का मजबूतीकरण होना चाहिए, गांव का विकास की दिशा में जाना चाहिए, हमारे पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। और उस दिशा में जो किया हुआ काम है, निश्चित रूप से आत्मनिर्भर, रोजगार संपन्न और विकसित बनाने में ये हमारी योजना विधेयक है, हमारे सहायक होंगे। और हमारे श्रमिक भाई बहनों के जो मेहनत और पसीने से तैयार किए होने वाले निर्माण कार्य और परियोजनाएं विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की बुनियाद बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को इसके क्रियान्वयन के लिए, बनाने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। कौशिक जी, मनरेगा बचाओ संग्राम इन दिनों छत्तीसगढ़ और नहीं पूरे देश में चल रहा है। मनरेगा का मैंने उसके खामियां को आपको बताया कि जो पहले उसमें, मैं आपको कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर कांग्रेस पे बोलो ना, मनरेगा मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं उसको कि समस्याएं क्या थी मनरेगा में। मनरेगा की जो समस्याएं थी उसमें सुधार की आवश्यकताएं थी, और जो मनरेगा की जो विफलताएं रही, पश्चिम बंगाल के उन 19 जिलों में जांच के दौरान अस्तित्वहीन कार्य, नियम उल्लंघन और निधियों के दुरुपयोग पाए गए, जिसके कारण यह संशोधन करना पड़ा। हम जब ये बात करेंगे तो कुछ जगह का ये आया है कि यह तो कार्य नहीं हुआ है, या जिस स्तर पे कार्य का बताया गया वो स्तर पे कार्य ही नहीं है, ये जो खामियां रही है। 24-25 में कुल 193.67 करोड़ का गबन दर्ज किया गया है। कब? महामारी के बाद की अवधि में केवल 7.61% परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया। कितना? 7.61 परिवारों ने। मतलब मनरेगा ये था कि लोगों को रोजगार मिले, लेकिन जिस प्रकार से उस रोजगार में जो पारदर्शिता नहीं थी, संपत्तियों, मशीनों का अंधाधुंध उसमें चल रहा था, श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा था, केवल 100 दिन मिल रहा था, मास्टर रोल में पुनरावृत्ति हो रही थी, जॉब कार्ड फर्जी बनाए जा रहे थे, और इस प्रकार की जो धांधली हो रही थी उसको रोकने के लिए ये नया विधेयक लाया गया। नया विधेयक लाने के बाद में आज मजदूरों में
श्रम में हमारे चाहे युवा हो, हमारे बहनें हो, माताएं हो, और उसके साथ में श्रम हमारे किसान हो, इनका जो हित को संरक्षण करने का काम इस नए विधेयक में किया गया है। कौशिक जी, इस बात को लेके हल्ला वो इसलिए कर रहे हैं, हल्ला करने का उनका कारण यह है, मैंने कहा कि इसमें तथ्य को वो नहीं बताएंगे कि इसमें क्या काम होना है। वो कांग्रेस वाले नहीं बोलेंगे कि इसमें सीसी रोड बनाना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हम गांव वाले से पूछेंगे जाके, आंगनबाड़ी आपका टूट गया है, आंगनबाड़ी उसमें नया भवन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, हम पूछेंगे उसको। तब इनके पास में कोई जवाब नहीं होगा। हम आपके माध्यम से इन सब बातों को नीचे हम उतारना चाहते हैं कि वास्तविक तथ्य जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता के कहीं विरोध नहीं है, विरोध केवल कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, और कांग्रेस नेता के साथ में जनता नहीं है। इसलिए उनका विरोध का हमने कहा केवल भ्रम फैला सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं, इसके सिवाय जनता उसको स्वीकार न की है, न आगे करने वाली है। कौशिक जी, कांग्रेस का आरोप है कि हर योजना का नाम बदला जा रहा है और दिख भी रहा है कि हर बार सरकार बदलती है, योजनाओं का नाम ही बदलता है। मैं आपको बता देता हूं, मैंने कहा कि इसके पहले महात्मा गांधी नहीं था, खाली नरेगा था, उसके पहले फूट फाट था, 4-5 बार उसमें परिवर्तन आए हैं। प्रश्न ये नहीं है कि नाम क्या है, प्रश्न ये है कि काम क्या है। हम काम के आधार पर लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमने नाम के आधार पर नहीं किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास में कितना पैसा दिया, आप थोड़ा गांव में जाकर के बात करेंगे, 10,000, 15,000, 25,000 संपूर्ण मकान कोई दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी उसमें नहीं लगाया। लोगों ने कहा कि आप भी उसको जोड़िए, उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं तो प्रधानमंत्री के नाम से करना है। वो तो केवल अपना वर्चस्व जमाने के लिए नाम किए। हमारे प्रधानमंत्री को नाम की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है, और लोगों को उस काम लोगों को पसंद आया है, इसलिए आज तीसरे बार प्रधानमंत्री। मनरेगा के तहत कार्यों का भुगतान का 10% जिम्मा राज्य सरकार था, 90% केंद्र सरकार का, लेकिन नए विधेयक में 40% कर दिया राज्य सरकार के हिस्से में। तो क्या इससे राज्य सरकार पर दबाव नहीं आएगा, उसके बजट पे दबाव नहीं आएगा? देखिए, जो बैठे हुए हैं ना मोदी जी वहां, वो राज्य सरकार की भी चिंता कर रहे हैं। पहले 32% राशि देते, आज 42% कर दिया। वो प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस की सरकार थी, एक भी नहीं बना, हमने 18 लाख को एक ही दिन में स्वीकृत कर दिया कैबिनेट में। सरकार की बात है तो जो सरकार ऊपर बैठे हुए नीचे सरकार की चिंता कर रहे हैं, इसमें जनता का कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे श्रमिक भाइयों का कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस को सरकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, उंगली में सरकार है, बाकी तो सब भाजपा की ही सरकार है जो चलाएंगे इस योजना को। मजदूरी का भी कुछ संशोधन हुआ है क्या इसमें? पहले प्रतिदिन कितनी मजदूरी मिलती थी, अब कितना? ये बढ़ते रहता है, घटते रहते हैं, घटता नहीं है, बढ़ते रहता है। अभी कितना मजदूरी का प्रावधान किया, कुछ ऐसी जानकारी है क्या? देखो, मजदूरी का भुगतान तो मैं अलग से तो नहीं रहा, मैं अलग से आपको दे दूंगा। तो पहले बहुत कम था वो, उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। नहीं, बीच में भी बढ़ाए थे, मतलब मोदी जी बनने के बाद में ही मनरेगा में ही बढ़ाए थे मजदूरी का भुगतान, और अभी फिर आगे वो बढ़ेगा, तो बढ़ते रहे वो तो बढ़ेगा। कौशिक जी, अभी मनरेगा जो है संविदा कर्मचारी चला रहे थे, अभी भी कर्मचारियों की नियुक्ति होगी कि संविदा? देखिए, मनरेगा जो है कर्मचारी नहीं है, श्रमिकों को विशुद्ध रूप से काम करने के लिए मनरेगा है कि जिसमें अरे 100 दिन तो काम मिल रहे थे, कहां से कर्मचारी कहेंगे? 100 दिन के काम मिल रहे थे उनको, तो कर्मचारी थोड़ी है, उनको तो डेली कमाओ डेली खाओ। उसको हमने 125 दिन कर दिया उसको। उसमें जो कच्चा बन रहा था, एक ही तालाब को 4 बार खोद रहे थे, हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, अब जो काम करोगे वो दिखना चाहिए और उपयोग में आना चाहिए। अभी तालाब में राखड़ जो संपत्ति का निर्माण होना चाहिए। तालाब में जो राखड़ डाल के पाड़ दे रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, 20 लाख 25 लाख लग रहे हैं, वो तालाब का क्या होगा? आज मैं बात करने आया हूं इस विधेयक में और इसी विधेयक तक सीमित रहूंगा। नहीं, इसी में प्रश्न करना है, इन्होंने इसी पे पूछा है, पहले खुदाया उसको फिर पार दिया जा रहा है। सवाल उसी पर है। पहले इनका ये मनरेगा के कहना तहत खुदे गए तालाब, उसको पार दिया गया, फिर वही खुदवा के फिर पैसा हाँ, वही कह रहा है, उसी पर सवाल है। इसीलिए तो लाए हैं जी। ये जो पुनरावृत्ति हो रहा था ना बार बार, मेरी बात को सुनो ना, ये जो गड्ढा पाट रहे थे, गड्ढा कार्रवाई क्या करेंगे? गड्ढा पाट रहे थे, वो नहीं चलेगा। कार्रवाई क्या करेंगे आप? अभी नुनबीरा में है, एक बितला में है,
2 ऐसे हैं जो तालाब है जिसमें पाड़ दिए हैं, एक 20 लाख है, 13 लाख आप का। उसको मेरे को दे दो, आप पेपर में छप चुका है, मैं सब उसको मालूम है। विधानसभा में मंत्री जी लगाता को हूँ, मालूम है। आप मेरे को दो, कौशिक जी इस प्रेस वार्ता से निकाल दो, मेरे को व्यक्तिगत दे दो। कौशिक जी, आप सरकार में विधायक हैं और लोकप्रिय विधायक हैं। प्रदेश सरकार में भाजपा के विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन आपने कहा कि सबसे ज्यादा रोजगार इसी जी राम जी से आने वाला है, तो भाजपा सरकार केंद्र और राज्य के अब नौकरी देना बंद कर देंगे क्या? आप मेरे को ये बताइए, आप यह तो अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। समझाइए ना भाई, हम नहीं समझे तभी पूछे हैं। मैं आपको बता देता हूँ। जी सर। नौकरी वो है श्रमिकों को देना कि जिस पोस्ट का वैकेंसी जारी होता है, जिसका इंटरव्यू होता है, ये जिनकी बात कर रहे हैं अब कुशल, ये श्रमिक के लिए है, नौकरी के लिए नहीं है। श्रमिकों को आप जितना ज्यादा काम देंगे, उनका हित उतना ही सुरक्षित होगा। तो नौकरी और इसको एक में मत जोड़िए भाई, नौकरी अलग है और ये अलग है। मास्टर की भर्ती होगी वो नौकरी है, पुलिस की भर्ती होगी नौकरी है, पटवारी की भर्ती होगी नौकरी है। ये जो मजदूर काम करेंगे उनको 100 दिन मिल रहा था, हमने उसको 125 किया। कौशिक जी, आपने किसान जी की बात, किसान के लाभों की बात की है। आज कोरबा में एक किसान टोकन नहीं कटने पर जहर का सेवन कर लिया और अस्पताल में भर्ती, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बता देता हूँ उसके बारे में, उनको जानकारी उसको अलग से पूछेंगे, ले लेंगे उसको। अच्छा, उसी पे पूछने थे भाई, जी राम जी में। हाँ ठीक है, कौशिक जी, वो अलग से पूछ नाम बदलने ठीक है, से ठीक है। गड़बड़ियाँ नहीं होंगी क्या? आप गड़बड़ी हो रही थी इसीलिए नाम बदले आपने कहा है। किसको? योजना का मैंने कहा कि जो खामियां हो रही थी, इसलिए नया विधेयक लाया गया और उन खामियों को दूर करने के लिए क्या क्या उसमें प्रयास किए गए हैं, मैंने उसको आपको बताया। अच्छा, ये आजीविका मिशन था और मनरेगा था, ये दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया है क्या? पहले 2 योजना था, मनरेगा अलग है और आजीविका मिशन अलग है, ये दोनों को एक ही कर दिया गया है क्या? इसमें क्या है, मैंने ये कहा, इसमें जो काम करने वाले हैं उनको, महिलाओं को सीधे इस कार्य में जोड़ा जाएगा कि जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार उनको मिल सके। नंबर 1। नंबर 2, जो आजीविका लिखा है, आजीविका का मतलब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना चाहते हैं, वैसे ट्रेनिंग सेंटर, मसलन बाजार हाट जो अपन बनाते हैं कि जिससे लोगों को रोजगार मिले, ट्रेनिंग सेंटर में लोगों को ट्रेनिंग मिल सके, उसका पक्का स्ट्रक्चर बनाना है अब इसके अंतर्गत में, तो आपका परिसंपत्ति का निर्माण होगा। कौशिक जी, एक तरफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आईटी को प्रमोट कर रहे हैं, सीसी रोड की बात करते हैं, बिना मशीनरी के सीसी रोड कैसे गुणवत्ताहीन बनेगी, इसको थोड़ा सा आप व्याख्यात करिए। उसको मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ऐसा है कि पहले तालाब में सभी को काम करना चाहिए था, तो जेसीबी चलाते थे, आपने देखा भी होगा, आपने छापा भी होगा, आपने दिखाया भी होगा। अब वो नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है, आपको जो 2 प्रकार के पैसा उसमें देते हैं, एक मटेरियल का पैसा देते हैं और एक कच्चा काम का जो पैसा देते हैं। तो जो मटेरियल आपको लगेगा, सीसी रोड बनेगा, तो सीसी रोड बनेगा तो मिक्सचर में मिलाएंगे ना उसको, तो लेकिन वो मशीन नहीं है, वो तो मिलाना ही है, पहले भी मिलाते थे, अभी भी मिलाएंगे। ये जो फॉरेस्ट का आपने बहुत सारा देखा होगा, रोजगार गारंटी में लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, मशीनीकरण होता था। ये जो बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो लोगों को काम मिलना चाहिए, लेबर के जगह में मशीन का उपयोग ना हो, लेबर का पैसा मशीन ना ले जाए, उस पर बैन किया गया। और अगर मशीन में खुदाई हुआ और मशीन से काम हुआ तो उस पर क्या कार्रवाई होगा? संबंधित अधिकारी के ऊपर करेंगे, क्या कार्रवाई होगी? इसलिए तो विधेयक करेंगे कार्रवाई उस पर। जो भी इसका उल्लंघन करेंगे उसके ऊपर सख्ती के साथ में कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक सवाल और है, आपने कहा कि इनको गांधी से भी एतराज है और राम से भी एतराज है, तो आपको गांधी को हटाकर आपने राम को लाया, तो कहीं ना कहीं गांधी से एतराज तो आपको है? नहीं, हमको नहीं है। फिर क्यों गांधी? मैंने ये कहा कि नए विधेयक लाए हैं
तो गांधी जी को जो अंतिम बार बोले सबसे उनका प्रिय शब्द हमने उसी को रखा, अलग कोई उसमें नहीं रखा। चलिए धन्यवाद। से तो रोज हम लोग कोरबा का, मैं भी निवासी हूँ, तो रोज कोई न कोई कार्यक्रम के बहाने हम लोग का मिलना जुलना होते रहता है, व्यक्तिगत भी मिलते जुलते रहते हैं और कोई भी विषय रहता है आप लोग जब भी मन पड़ता है तब बातचीत फोन के माध्यम से, चाहे डायरेक्ट अपने न्यूज चैनल, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बातचीत होते रहता है। तो निश्चित तौर पर आप सबको अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और माननीय धर्म कौशिक जी हैं, उनके द्वारा जी राम जी विधेयक जो पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक आया है, उसके विषय में वो आप सबको अवगत कराएंगे। आप लोगों के माध्यम से जनमानस पर तक बात पहुंचेगी। तो सीधा कर दो भैया, भैया मंत्री थे। तो मैं माननीय हमारे वरिष्ठ माननीय धर्म कौशिक जी को सादर निवेदन करता हूँ कि प्रेस को संबोधित करने का कष्ट करेंगे।